क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है फ्रॉम फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ स्टोर ओनर हादी prepare statement of comprehensive income for the year ended 30 and financial statement as that date taking into consideration. आपके पास सेल्स गिवन है, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, कमीशन क्रेडिट साइड पर है, तो इनकम, वेजेस एंड सैलरी, रेट्स, टेलीफोन, शॉप फिटिंग एट कॉस्ट, वैन एट कॉस्ट, फिर डेटर क्रेडिटर, बैड डेट्स, कैपिटल, बैंक बैलेंस, ड्राइंग्स। कोई नई चीज तो नहीं है, सारी पुरानी चीज। उसके बाद ये क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 1,20,000 का है, क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर देंगे और करंट एसेट में लेंगे। अक्रूड वेजेस का क्या करेंगे जी, अक्रूड वेजेस का वेजेस में ऐड कर देंगे और करंट लायबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कहा अभी हम नहीं करते। डेप्रिसिएशन आपकी है 10%, किसके ऊपर, वैन के ऊपर और शॉप फिटिंग के ऊपर, तो वैन का भी 10% ले लेंगे और शॉप फिटिंग का भी 10% लेंगे। एक तो एक्सपेंस में भी लिख देंगे और दूसरा अपने अपने एसेट में से माइनस भी कर देंगे। उसके बाद टेलीफोन अकाउंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब अक्रूड, तो टेलीफोन एक्सपेंस में ऐड कर देंगे और करंट लायबिलिटी। अनअर्न्ड कमीशन, एडवांस कमीशन, अनअर्न्ड मतलब एडवांस कमीशन ले लिया तो कमीशन में से माइनस कर देंगे क्योंकि एडवांस है, हमारा तो है ही नहीं, और करंट लायबिलिटी में भी लिख देंगे, खत्म। अच्छा एक और तरीका आज बताता हूं आपको मैं करने का सवाल। आप लोगों ने ना सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन को छोड़ के क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। एक दफा जैसे हम बगैर एडजस्टमेंट के सवाल नहीं करते आए, बिल्कुल वैसे करना है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को पिक कर लेना है, बाकी सारी चीजें एज इट इज लिखनी है, फाइनल आंसर नहीं लिखने बस। जैसे अभी क्योंकि ये एक तरीका है पेपर में जल्दी सवाल हल करने का, जो पेपर के लिए तरीका होगा ये वो एक और होगा अभी के लिए, मतलब हम हादी लिख देंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट है वो लिख देंगे। यहां हमारे पास रुपीज है, हाँ जी। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स, कितनी सेल्स है, 4 लाख, हम यहां पर लिख दिया 4 लाख, ओके। फिर उसके बाद क्या सेल्स रिटर्न है, लेस सेल्स रिटर्न, कितनी, कितनी, 5,000। डिस्काउंट अलाउड है, नहीं है। ये हमारे पास सेल्स आ गई, कितनी आ गई, 390। हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले हम लिखते होते हैं ओपनिंग स्टॉक, कितना है ओपनिंग स्टॉक, 1 लाख, प्लस करेंगे उसमें परचेजेस, परचेजेस कितनी है, 3,50,000। परचेज रिटर्न है, कैरेज इन, परचेज रिटर्न माइनस कर दें 6200, परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस कर, 1,20,000। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, कितनी, 3238। ये हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, कितना, 71,200। उसके बाद हमारे पास है अदर एक्सपेंस, लेस अदर एक्सपेंस,
अच्छा, वैसे तो ये सारा फॉर्मेट भी आप इस तरह से कर सकते हैं, या आप जिसकी एडजस्टमेंट है ना उसको एक दफा रीड करके ना, यानी आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बना लें, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी, उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ते जाएं, उसके दोनों इफेक्ट लिखते, मतलब पहले बगैर एडजस्टमेंट के पूरा फाइनल अकाउंट करते, फिर एक एडजस्टमेंट पढ़े, उसकी जी दोनों जगह पर जाकर इफेक्ट लिखें, फिर दूसरी एडजस्टमेंट पढ़े, दोनों जगह पर उसका इफेक्ट लिखें। मतलब बेसिकली तो यही है ना कि कोई भी एडजस्टमेंट अगर हम करेंगे उसके दो इफेक्ट होते हैं, एटलीस्ट दो इफेक्ट होते हैं। तो आप पहले बगैर एडजस्टमेंट के सवाल तो करना हमें आता है, तो फिर आप सिंपल एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे और उसको एडजस्ट करते जाएंगे, ऐसा भी तरीका होता है। और ये पहले कि आपने पहले जैसे इनकम स्टेटमेंट पूरी बना लें पहले, फिर एसओएफ बनाई, ये भी तरीका है जो पहले आप चला रहे इस पे। पहले तो पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं जिस चीज की, ये आइकॉन वाला तरीका है ना, मेन तो हाँ आसान तो रह जाता है, लेकिन आगे जाकर एडजस्टमेंट इतनी ज्यादा आ जाएगी। नहीं, पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेना जिस चीज की है ना उसका एडजस्टमेंट। हाँ, लेकिन पता नहीं चलेगा। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, ये सवाल पेपर में नहीं आने, ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। पेपर में जो सवाल आने हैं ना वो तो होश ठिकाने आ जाएंगे, उसमें तो पता चलेगा कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ सवाल कर रहे हैं। तो इसका ये कई वैसे मेथड्स हैं, जो सही प्रोफेशनल तरीका है ना वो तो यही है कि जो हम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये होता है ना कि पेपर में हमारे पास टाइम भी कम होता है, तो उस टाइम को भी मद्देनजर रखना होता है और मैक्सिमम चीजें करने की कोशिश करनी है, तो हो जाता है काम। चले अभी फिर वैसे ही चलते हैं, अभी थोड़ी प्रैक्टिस के बाद जाकर एंड पे उस तरीके पे जाएंगे। हाँ जी, अदर एक्सपेंस में यहां से हम देखते जाते हैं कमीशन इन वेजेस एंड सैलरी की क्या कोई एडजस्टमेंट है? क्या है? अक्रूड है, तो इसमें प्लस करके करंट लायबिलिटी में लिखना, तो वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज कितनी है? 30,000 प्लस 5,000 कितना आ गया? 35,000। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी के बाद है रेट्स। क्या रेट्स की कोई एडजस्टमेंट है? रेट्स की, रेट्स क्या प्रीपेड है? कितना? 500, तो 6,000 5500। रेट्स के बाद है हमारे पास टेलीफोन, टेलीफोन की भी एडजस्टमेंट है। यस सर, 220 अक्रूड है, ऐड कर टेलीफोन 1,000 प्लस 1220। टेलीफोन के बाद है जनाब शॉप फिटिंग कॉस्ट, ये हमारा एसेट होता है, वैन कॉस्ट हमारा एसेट होता है, बैड डेट्स। अच्छा, इसकी डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, इसका भी 10% है, इसका भी 10%। तो डेप्रिसिएशन ऑफ शॉप की कॉस्ट कितनी है? 40,000। 40,000 का 10%। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ वैन 30,000 आ जाएगी। 30,000 उसकी कॉस्ट है और 10% उसकी डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद बैड डेट्स आ गए 200 के, देख सकते हैं ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ गए। इसमें सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि इस बात का ख्याल रखना है कि जो चीजें आपने एडजस्ट की है उसका ये ओके करना है कि क्या इसके आपके दो इफेक्ट पूरे हो गए हैं या नहीं।
जिसके दो इफेक्ट पूरे हो गए ना, फिर मैं अगली दफा बाद में समझाऊंगा जब एक दफा हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी कि ये दोनों इफेक्ट बैलेंस भी कर रहे होते हैं। एक तो दोनों इफेक्ट लिखेंगे भी सही और आपसे गलती नहीं होगी क्योंकि वो खुद ब खुद बैलेंस कर रहे हैं। तो कितने आ गए टोटल एक्सपेंसेस आपके? 4872 आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कितना है? सेल 71,200 माइनस 4873 222 लेस फाइनेंस कॉस्ट एड अदर इनकम। कमीशन हमारे पास कितना लिखा हुआ है? 800 और 100 का अनअर्न्ड है। 800 माइनस 100 नेट प्रॉफिट 2298 इसके बाद हम करेंगे जनाब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आदि। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट जो भी डेट होगी वो लिख देना। सबसे पहले लिखेंगे एसेट्स और एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स। आज नॉन करंट एसेट में दो नजर आए, एक शॉप फिटिंग और एक वैन। शॉप फिटिंग आपको 40,000 से नजर आ रही थी जिसमें से 4,000 का वैल्यू उसकी कम हो गई है, डेप्रिशिएट हो गया। मतलब 40,000 की शॉप फिटिंग का पता है ना? शॉप फिटिंग का मतलब होता है वो जो दुकान के अंदर अलमारियां वगैरह नहीं बनी होती, उसको शॉप फिटिंग कहते हैं। तो 36,000 उसकी वैल्यू रहेगी। फिर वैन 30,000 की उसकी टोटल वैल्यू है और 3,000 डेप्रिशिएट हो गया। तो बाकी क्या और कोई नॉन करंट एसेट है? तो फिर 36 27 को प्लस कर दें 63। फिर करंट एसेट्स की बात करें तो स्टॉक 120,000, डेटर्स हमारे पास क्या है? 98। प्रीपेड रेट्स एडजस्टमेंट से आया। क्या कोई और एडजस्टमेंट से एसेट्स है? देखें मैं आपको तरीकाकार बताने लगा। सबसे पहले स्टॉक लिख लिया करो, फिर रिसीवेबल लिख लिया करो, एंड पे कैश और बैंक लिखा करो। बाकी कोई भी करंट एसेट ट्रायल बैलेंस में पड़ा हुआ है तो वो भी दरमियान में आ जाएगा, और अगर आपको लगता है कि एडजस्टमेंट में कोई करंट एसेट्स आएंगे वो भी इनके दरमियान में आ जाएगा। ऑर्डर में मसला नहीं है, लेकिन ये बेस्ट प्रेजेंटेशन होती है। स्टॉक, डेटर्स, एंड पे कैश और बैंक, दरमियान में जितने करंट एसेट्स हैं वो करंट एसेट्स कहां से मिलेंगे? या तो ट्रायल बैलेंस में पड़े होंगे कोई, या एडजस्टमेंट में से। और कोई एडजस्टमेंट में है करंट एसेट? अब बताए कैश या बैंक है? बैंक कितना? 3,000। और कुछ? टोटल कितना आ गया? 1,333 टोटल एसेट्स 1963 इक्विटी एंड लायबिलिटी। Yes, sir. इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी। इक्विटी में कैपिटल
कितना आ रहा है क्या 179, इसमें ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट 22,980, फिर उसके अंदर लेस 18,000। ये भी क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ गिवन। हाँ जी, टोटल नेट करो इसको 1839 नॉन करंट लायबिलिटी है कोई? बैंक लोन वगैरह करंट लायबिलिटी। सिंपल लोन भी लोन करंट लायबिलिटी में आता है। सिंपल लोन से मुराद है अगर उसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो भी फिर नॉन करंट में आ जाएगा। नॉन के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम उसको क्या मानेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। करंट में लिखने दो बिल्कुल गलत है। आंसर सेम है, प्रेजेंटेशन का मसला। हाँ जी, करंट लायबिलिटी में सबसे पहले क्रेडिटर्स 7,000, फिर accrued wages 5,000, फिर accrued या outstanding टेलीफोन कितना 220, फिर एक और भी था अनअर्न्ड कमीशन पता 1 2 3 2 टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी 19,6,3,000। ठीक है, सुमान कहां पे गलती थी आपकी? कहां पे बराबर नहीं आ रहा था? गलती कहां पे थी? आपने कौन सी चीज गलत लिखी थी? यही सवाल था ना? क्या हुआ नहीं से मुराद ये है कि सवाल किया होगा बराबर नहीं आया होगा। कोशिश की भी देख के समझ नहीं आया। आपने तो सारी मेरी मेहनत जाया करवा दी। मेरे भाई सवाल उसे कहते हैं कि नहीं कि हमने सवाल किया बराबर नहीं आया, इसके अलावा ना समझ आने वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं होती। ऐसा तो है ही नहीं ना कि बिल्कुल नहीं समझ लगा। असल सवाल ये है कि आपने सवाल हल किया बराबर नहीं आया, इसे कहते हैं समझ नहीं लगी। अगर आपने सवाल किया ही नहीं, अगर आप ये कहते हैं जी समझ लगी, तो इसमें कुछ भी नहीं होता, सारे सवाल एक जैसे हैं। बराबर ना आए वो एक मसला है। और आपको बताया था कि हर क्वेश्चन अलग है, हर तरह से, तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिहाज से भी। अच्छा, आज बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, पूरा फाइनल अकाउंट की जान है ये। मतलब ये बाकी जितनी भी हमने एडजस्टमेंट पढ़ी है ना, पढ़ी ही कितनी है, अभी 5 एडजस्टमेंट पढ़ी। एक्रूड, प्रीपेड, इनकम और एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन। आपने जो घर से क्वेश्चन करना है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। मतलब पढ़ देते हैं, और कुछ एडजस्टमेंट मैंने कटवानी है क्योंकि वो अभी यहां पर नहीं करनी, वो पार्टनरशिप में जाकर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पहले स्टॉक लिखा हुआ है, ये आपको पता है, परचेज, सेल, रेंट, बिजनेस, रेट्स हमारे एक्सपेंस होते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस, मोटर व्हीकल एट कॉस्ट, डेटर, बैंक, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कहते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नाम होता है। फिर कैपिटल और ड्राइंग्स। फिर लिखा हुआ है स्टॉक 91, पता है कहां जाता है? अक्रूड रेंट का पता है, रेंट में ऐड हो जाएगा करंट लायबिलिटी। प्रीपेड बिजनेस रेट्स में से माइनस हो जाएगा करंट एसेट। मोटर व्हीकल टू बी डेप्रिशिएटेड 20% ऑफ कॉस्ट, 20% डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और या तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में प्लस कर देना, या इसको भी साथ माइनस कर देना उसके, ये काट देना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन, इसको खत्म कर देंगे। इसको पार्टनरशिप के साथ जाकर पढ़ेंगे डिटेल। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के में वो एडजस्टमेंट है
जो एडजस्ट, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं।